नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी पूछी जाती है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 45 है। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए 44 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? प्रशासन अधिकारी को, संपादक अधिकारी को, आयकर अधिकारी को या फिर संपादन अधिकारी को? तो साथियों, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए आयकर अधिकारी को, किसको? आयकर अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? चिरंजीव, पूजनीय, परम पूज्य, हितैषी। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में चिरंजीव क्या लिखेंगे? चिरंजीव शब्द लिखेंगे। ठीक है। पीठ फेर लेना मुहावरे का अर्थ है उदासीन हो जाना, परास्त हो जाना, करवट बदलना, असावधान रहना। तो पीठ फेर लेना माने होता है उदासीन हो जाना। ठीक है। पीठ फेर लेना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो उदासीन हो जाना है। जबकि जबकि साथियों, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ परास्त हो जाना है। बेचैन होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है करवट बदलना, अर्थात सतर्क न होना। मुहावरे का अर्थ असावधान रहना होता है। ठीक है। तो चारों विकल्प के बारे में आपको पता चल गया। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर लोकोक्ति का अर्थ है पर्याप्त परिश्रम करना चाहिए, पर्याप्त विश्राम करना चाहिए, साधनों के अनुसार रहन सहन होना चाहिए, साधनों से अधिक आकांक्षाएं होनी चाहिए। तो तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, तो साथियों इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो साधनों के अनुसार रहन सहन होना चाहिए। ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती हैं। तो कोयले की दलाली में मुंह काला जो लोकोक्ति का अर्थ होगा वो है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ठीक है। वुहान किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। वुहान किस देश का है साथियों? किस देश में है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। किस देश में है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा। संभावनार्थ, संदेहार्थ, निश्चयार्थ या फिर विद्यर्थ। तो बताइए कौन सा वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प होगा? तो साथियों, संदेहार्थ जो है आपका बिल्कुल सही होगा। उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, संदेह है। क्या होता है संदेहार्थ वाक्य? वे वाक्य जिनमें संदेह या संभावना का बोध हो उसे हम संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, संदेह है कि खत्म किया होगा कि नहीं किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे संदेहार्थक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, साथियों इसमें संकेतवाचक। ठीक है। संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें भी क्या है, जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह संकेतवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? उसमें न पत्ते थे न फूल थे, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तो कौन सा मिश्र वाक्य है साथियों? तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यह कैसा वाक्य है साथियों? यह एक सरल वाक्य है, यह एक सरल वाक्य है। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यह भी एक सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, सरल वाक्य है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है।
माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, तो साथियों इसमें मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, मिश्र वाक्य होगा। प्रश्नगत वाक्य में माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, मिश्र वाक्य है। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो तथा उनमें एक प्रधान हो और शेष उसके आश्रित हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताएं। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर आश्रित उपवाक्य है। तो सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद है साथियों इसमें संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है क्योंकि और परसर्ग से है जुड़ा है, तो इसमें दो वाक्य हो गए, तो ये क्या हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर, चतुर्भुज। तो साथियों चतुर्भुज, चतुर्भुज शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे द्विगु समास, चार भुजाओं का समाहार। ठीक है, चतुर्भुज चार भुजाओं, द्विगु समास क्या होता है, चार भुजाओं का समाहार। ठीक है, वही होता है चतुर्भुज। बहुब्रीही, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, ये भी कह सकते हैं। तो ये जो है एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है चतुर्भुज में। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययभाव समास है, रसोई घर तत्पुरुष समास है, दाल रोटी द्वंद्व समास है, चाल चलन अव्ययभाव समास है। तो एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, वह है चाल चलन अव्ययभाव समास है। ठीक है, ये आपका जो युग्म है कह सकते हैं समास की दृष्टि से यह अशुद्ध है। चाल चलन जो है अव्ययभाव युग्म समास की दृष्टि से अशुद्ध है। चाल चलन माने होता है चाल और चलन, चाल और चलन हो गया तो यह किस में हो गया, ये साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। जब दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, चाल और चलन। जबकि भरपेट, भरपेट में अव्ययभाव समास है, बिल्कुल सही है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, ये भी सही है। दाल रोटी में द्वंद्व समास है, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पुनि। तो साथियों द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। पाप पुण्य जो है पाप और पुण्य। ठीक है, में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं साथियों, और इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन की बात करें, रात दिन की बात करें तो रात और दिन हो जाएगा। ठीक है, माता पिता की बात करें तो माता और पिता हो जाएगा। जबकि शोकाकुल में बात करें साथियों, शोकाकुल में, शोक का कुल माने होता है शोक से आकुल, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा, वो भी कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद हम सर्वोत्तम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्वोत्तम में कौन सा समास है? सर्वोत्तम की अगर बात करें साथियों तो सभी में जो उत्तम होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वोत्तम कहते हैं। सभी में उत्तम, जो सभी में उत्तम हो उसे हम सर्वोत्तम कहते हैं। तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और वीर पुरुष की बात करें तो वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष समास विग्रह करने पर वीर है जो पुरुष आएगा। तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा साथियों। ठीक है, कर्मधारय समास। तो वीर पुरुष में कर्मधारय समास, पापपुनि में द्वंद्व समास, शोकाकुल में तत्पुरुष समास, वो भी कौन सा, कर्ण तत्पुरुष। और सर्वोत्तम में अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, और वीर पुरुष में साथियों कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। चुप, विवश, वाचाल, गूंगा। तो अनेकार्थी शब्द जो मूक के गलत विकल्प का चयन करना है वो है वाचाल। ठीक है, तो वाचाल जो है वो मूक के गलत विकल्प है। बाकी चुप, विवश, गूंगा जो है ये विलोम शब्द हैं। देखिए, मूक का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो चुप होता है, विवश होता है और गूंगा होता है साथियों। जबकि जो वाचाल आपका है, वाचाल मूक का विलोम शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? कारखाना, साधारण, व्यायाम, निरापद। तो कौन सा शब्द कसरत का अनेकार्थी शब्द है? तो वो है व्यायाम। ठीक है, व्यायाम जो है वो कसरत का अनेकार्थी शब्द है। बाकी कारखाना हो गया, साधारण हुआ, निरापद, ये शब्द क्या है, असंगत हैं, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है।
आयत का अनेकार्थी शब्द बताइए। वर्ग, विशाल, त्रिभुज, समकोण। तो आयत का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो होगा विशाल। ठीक है। गजवदन का पर्यायवाची है गर्जन, मेघनाद, गणपति, विष्णु। तो गजवदन का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गणपति। दक्ष का पर्यायवाची शब्द है, क्या है दक्ष का? जीवन, कुशल, चंचला, परिश्रमी। तो दक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है कुशल। दक्ष का पर्यायवाची कुशल होता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची हैं। जवान का तरुण और युवा होता है। चंचला माने बिजली, दामिनी और तड़ित जो होता है वो बिजली के पर्यायवाची हैं। चंचला हुआ, दामिनी हुआ, तड़ित हुआ। अगला प्रश्न है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। तो बसंत के 4 पर्याय हैं, इनमें से एक त्रुटिपूर्ण है, वो है कांतार। ठीक है। ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुमास, बहार, ये सब क्या हैं? बसंत के पर्याय हैं। जबकि कांतार साथियों, कांतार क्या है? वन का पर्यायवाची है। कांतार हुआ, अटवी, जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, ये सब क्या है? वन के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कदाचित का क्या अर्थ है? कदाचित, कभी, शायद, दोनों ए और बी। तो कदाचित का जो अर्थ होगा दोनों ए और बी होगा, कभी भी होगा और शायद भी होगा। ठीक है। निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा? साक्षर, साल, साध्य, साधार। तो निराधार शब्द का जो विलोम होगा वो होगा साधार। ठीक है। क्या होगा? साधार होगा। साधार या फिर आधार भी कह सकते हैं। निराधार, साधार या फिर आधार। साक्षर का विलोम क्या होगा? साक्षर का निरक्षर होगा। और साल का क्या होगा? एक क्वेश्चन आप लोग HW ले लीजिए, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा साल का। साध्य का मैं बता दे रहा हूँ, साध्य का जो होता है वो असाध्य होता है। ठीक है, साध्य का असाध्य होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। असीम शब्द का विलोम कौन सा होगा? अनंत, ससीम, अंबर, अवकाश। तो असीम शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ससीम। ठीक है, असीम का ससीम होता है। अनंत का क्या होता है? अनंत का होता है अंत। और अंबर का होता है अवनी। और अवकाश का जो होता है वो होता है अनवकाश। अवकाश का अनवकाश होता है, अनवकाश। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? गौर्य, उपहास, रुदन, हास। तो हास्य का विलोमार्थी है वो है रुदन। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? नाना के घर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी के मंदिर, घर की छत पर। तो बिस्मिल्लाह खां संगीत के रियाज के लिए कहाँ जाते थे? वो बालाजी के मंदिर जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? सभी भागी को रोते हैं, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वह कलम से पत्र लिख रही थी। करण कारक, तो कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण के या से द्वारा होता है। तो सभी भागी को रोते हैं करण कारक का उदाहरण नहीं है। ठीक है। बाकी मैंने लाठी से सांप मारा, मैंने लाठी के द्वारा मारा, तो यह करण कारक का उदाहरण है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, तो यह भी करण कारक का उदाहरण है। वह कलम से पत्र लिख रही है, यह भी करण कारक का उदाहरण है। लेकिन सब ही भागी को रोते हैं, यह करण कारक का उदाहरण नहीं है। ठीक है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? के लिए विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? तो के लिए साथियों आपका परसर्ग है। ठीक है। जब कारक देखेंगे तो कारक की ये जो विभक्तियां होती हैं, विभक्ति, ठीक है, जैसे कर्ता हुआ, उसका ने हुआ, तो यही क्या होते हैं? परसर्ग कहलाते हैं। एक बार समझ लेते हैं कारक क्या होता है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो वह कारक कहलाता है। कारक की जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है, भेद जो होते हैं वो 8 होते हैं। कारक एक तरफ, विभक्ति एक तरफ। तो कर्ता ने हो गया परसर्ग, कर्म को हो गया, करण से द्वारा हो गया, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते। इसी तरीके से अपादान से अलगाव के रूप में होता है,
और संबंध का के रा रे री न नहीं होता है। अधिकरण में पर के ऊपर के भीतर होता है। संबोधन हे अरे हो भो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कारक और कारक के परसर्ग माने विभक्ति पता होनी चाहिए, जिससे आप पकड़ पाएंगे कि कौन सा कारक है किस वाक्य में। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। मैंने अपने पिताजी से बड़ा हूँ। लेखक आजकल उपन्यास लिखने में ध्वस्त है। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। तुम अपने काम को ठीक तरह करो। संप्रदान कारक का प्रयोग किसमें हुआ है? तो साथियों, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रहती है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान का के की रा रे री। तो साथियों, इसमें क्या है? संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। परसर्ग से ही आप पहचान पाएंगे। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं अभी आया, श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए, पानी बरसने लगा। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं है, वह वाक्य है पानी बरसने लगा। ठीक है, अव्यय तो पानी बरसने लगा वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि मैं अभी आया, अभी जो शब्द है ना, यही अव्यय होता है, जिस पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इधर, इधर में भी क्या है? इधर भी एक अव्यय है। खूब, खूब भी क्या है? एक अव्यय है। लेकिन पानी बरसने लगा, इसमें कोई अव्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और गया, समुच्चय बोधक शब्द। तो और जो होता है वो समुच्चय बोधक शब्द होता है। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द और हो गया, परंतु हुआ, तथा हुआ, अतः हुआ, इसलिए हुआ, वरन हुआ आदि, ये सब क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और यह जो है दो पदों, दो वाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ठीक है, कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को क्या कहते हैं? खस्ता कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, सुमधुर कचौड़ी, जायकेदार कचौड़ी। तो कुलसुम की देसी घी में बनी कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। राम सैया पर लेट गया, लड़का चिल्ला उठा, कुत्ते ने काट खाया, श्याम जाती है। तो संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, किसमें? श्याम जाती है। ठीक है, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयुक्त से निर्मित होती है तब उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह खाना खाने लगा। संस्कृति निबंध में, संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कर्ता कह रहे हैं? न्यूटन, जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया। तो संस्कृति निबंध में लेखक जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया उसे ही बहुत बड़ा आविष्कारकर्ता कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जब संस्कृति निबंध को पढ़े होंगे तब तो ना, तो ये आपका पेपर 1 का प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। प्रेरणार्थक क्रिया है, नामधातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। तो कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, यह क्या करा? पुस्तक पढ़वा रहा है, यानी कार्य करवा रहा है। तो क्या हुआ? यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है, सकर्मक है, पूर्वकालिक है, संयुक्त है, अकर्मक है। तो साथियों, इसमें जो है वो आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्रिया वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और इसमें अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या का अगर प्रश्न करेंगे तो कर्ता, यहाँ पे कर्ता पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पे नहीं। जब कर्ता पे प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, और जब कर्म पे प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो आप क्या का जब प्रश्न क्रिया में लगाएंगे तो आसानी से उत्तर निकल के आ जाएगा, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहचान करेंगे। अगला प्रश्न है, परिमल किसका नाम था? एक साहित्यकार का, एक पेड़ का, एक साहित्यिक संस्था का, एक फल का। तो परिमल किसका नाम था? एक साहित्यिक संस्था का नाम था परिमल। ठीक है, मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया।
इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या फिर संकेतवाचक सर्वनाम है? तो मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। खुद, आप, खुद, स्वयं, ये शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं। ठीक है, आप, स्वयं, खुद, अपना। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। संबंध, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह रेखांकित शब्द आपका वह है। संबंधवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुषवाचक है या फिर उत्तम पुरुष है। तो वह में साथियों वह रेखांकित है। इस रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण होते हैं, जो शब्द होते हैं, वह, वे, यह, वे। ठीक है, यह होते हैं। तो वह जो है अन्य पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं, हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये आता है। ठीक है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता में साथियों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। साथियों वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, लड़का, सेना, श्याम। तो संज्ञा के 5 भेद में एक भेद है जातिवाचक संज्ञा। उस जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। तो लड़का शब्द साथियों क्या होता है? एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का में बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। तो बताइए दुख कौन सा संज्ञा का एक प्रकार है? तो साथियों दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। सेना समूहवाचक संज्ञा है। और श्याम की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन ह, ल, म, ज। साथियों ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, स, ख, स और ह। तो इसमें से बताइए ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ह। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, श। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। यह होता है, वह होता है, र और ल, य, र, ल, व। ठीक है, तो वह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? फादर बुल्के की, माँ की, बहन की, पिता की। तो पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? फादर बुल्के की। ठीक है, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है, अंधे के हाथ बटेर, भागते भूत की लंगोटी ही सही, अंत भला सो भला, आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोहरा लाभ माने होता है आम के आम और गुठलियों के दाम। तो ये इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो दोहरा लाभ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संस्कृति का व्यक्ति से अभिप्राय है जो किसी नई चीज की खोज करे, जो अपनी बुद्धि विवेक से नए तथ्य का दर्शन कराए, जो अपने सभी कार्य सोच समझ कर करे, उपयुक्त सभी। तो संस्कृति का जो व्यक्ति से अभिप्राय है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, ये तीनों। अगला प्रश्न हम पढ़ने से पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ने की पूरा कोशिश करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि पूछे गए 5 प्रश्नों का उत्तर भी देना है। इस रत्नगर्भा वसुंधरा के अंतः स्थल में हीरे, मणि, माणिक्य और संपदा का अभाव नहीं है। धरती का विस्तीर्ण अतल गर्भ अनंत धनराशि से भरा पड़ा है। आवश्यकता है इसके वक्ष को चीरकर उन्हें उगलवा लेने वाले दृढ़ संकल्प और साहस की। धरती के अंदर विद्यमान धनराशि के कारण ही धरती वसुंधरा कहलाती है। इस धरा पर रहने वाले कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यदि भाग्य में नहीं है तो हथेली पर आई वस्तु भी नष्ट हो जाती है।
जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते। प्रयत्न के अभाव में फल भी नहीं मिलता और लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ऐसे भाग्यवादी लोगों को कायर माना जाता है। अकूत संपदा तो उसी को मिल सकती है जो पूर्ण संकल्प के साथ कार्य में प्रवृत्त हो। जैसे अर्जुन का ध्यान पक्षी की बेधे जाने वाली आंख पर था, उसी प्रकार जो लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर सतत प्रयासशील रहता है समय के परिपाक के साथ उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। ऐसे लोग जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, उन्हें जब असफलता का अंधेरा अपने चारों ओर घेरता दिखाई देता है तब वे पछतावा करते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय गंवा दिया। मनुष्य के पास सभी कुछ पा लेने की क्षमता होती है, पर उसे पाया जाएगा उसके लिए संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम आवश्यक है। कई बार लक्ष्य के एकदम समीप पहुंचकर हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। भाग्य जैसी कोई वस्तु या तो होती ही नहीं और या परिश्रम की चाबी के साथ मिलकर भाग्य की चाबी काम करती है। भाग्य की अकेली चाबी सफलता के ताले को नहीं खोल सकती। इसीलिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कायर मन कर एक अधारा, दैव देव आलसी पुकारा। ठीक है, आशा करते हैं साथियों आप सभी ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़े होंगे। तो चलिए अब पूछे गए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग जाए, जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए, जो मेहनत करने से पीछे न हटे। तो गद्यांश में कायर साथियों जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले उसे हम कायर व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, भाग्य को कौन दोष देते रहते हैं? भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, जो परिश्रमशील होते हैं और सफल हो जाते हैं, जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने मेहनत नहीं की और वे सफल होने वाले नहीं हैं। तो साथियों जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं वही लोग भाग्य को दोष देते रहते हैं। ठीक है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो साथियों परिश्रम यह जो एक संज्ञा है, ठीक है, परिश्रम संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप परिश्रमी होगा। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो तो सर्वनाम होते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? हम पूरी तरह से मेहनत करते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। हम संपूर्ण निर्णय शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपेक्षित परिश्रम करने के कारण सफलता पा लेते हैं। तो साथियों हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न साथियों, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जो भाग्य की अकेली चाबी से सफलता के ताले को खोलने का प्रयास करते हैं, जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अली बाबा की सिमसिम वाली गुफा का द्वार कब खुलता है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं, या जो देव पुकार कर ताला खोलने की कोशिश करते हैं। तो साथियों जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं वही जीवन में भाग्य का फल मिलता है। ठीक है, उसी को। तो साथियों ये था आपका 50 प्रश्न जो कि 150 नंबर का झारखंड पुलिस कांस्टेबल में बनता है। तो साथियों कैसी लगी है वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। PDF साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से आप पढ़ सकते हैं।